फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन A gaseous a graph between log K versus 1 by T is drawn and it is as follows. थीटा की वैल्यू दी है, tan थीटा दिया है 0.5, ये गिवन है। पर इस लाइन का स्लोप क्या होगा? पाई माइनस थीटा। स्लोप विल बी, तो tan पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस, यानी स्लोप हो गया माइनस 0.5, विच इज इक्वल टू माइनस है ना, ये तो स्लोप होता है इसमें जब लॉग के लेते हैं बेस 10 माइनस माइनस प्लस तो होगा 2.303 इंटू 0.5 इंटू आर, ये डेल्टा एच हो गया मेरा। माई डेल्टा एच वैल्यू इज दिस। अब आपसे पूछा गया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू at the equilibrium at 298 Kelvin and 798 Kelvin are respectively. एक्चुअली दोनों टेम्परेचर पे पूछा गया है। तो क्या होगा, हमारे पास इक्वेशन क्या होती है? log K नॉट माइनस वन बाई डेल्टा एच की, यहाँ पे log K नॉट कितना दिया है? ब्लॉक के नॉट 10 दिया है। इसकी वैल्यू कितनी है? डेल्टा एच बाई ये हो गया कितना? 0.5, यानी माइनस 0.5 है ना। ये वाली वैल्यू होगी 0.5 माइनस 0.5 और ये टेम्परेचर। जब टेम्परेचर में 298 रखूंगा तो जो सॉल्व करके वैल्यू आएगी कि 10 पर ये वैल्यू क्या होगी? 1 बाई 298, ये आपका हो जाएगा 596, 5960 माइनस 1 बाई 596। तो ये आपका एक K1 पूछा है। तो एक चीज देखो, कि K कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 10 इंटू 10 पावर माइनस ये चीज है ना। और दूसरा हो जाएगा, ये K1 हो गया। K2 क्या हो जाएगा? 10 पावर 10 माइनस 10 पावर, दूसरा टेम्परेचर 798 केल्विन, मतलब 0.5 बाई 798, तो ये उसका डबल हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू जो है, एक्चुअली इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए लॉग टेबल और की जरूरत लगेगी। तो बोला ये अगर इसमें 600 भी मैं मान लूँ तो ये आपका बोला ये 10 टू द पावर पे कुछ नेगेटिव पावर है, तो 10 की पावर नेगेटिव पावर क्या होगी? 10 पर 0 जो होता है वो होता है 1, है ना। ये आपका 10 पर 10 दिया हुआ है। इससे अगर मैं एक 10 यहाँ ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा? 10 पर 9 इंटू 10 पर 1 माइनस, है ना, ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा? 10 पर 0 से कुछ बड़ा हो जाएगा। ये वैल्यू 0 से बड़ी होगी, ऑलमोस्ट 1 के बहुत क्लोज ही होगी। तो दोनों में क्या हो जाएगा? ऐसे जो 10 पर 9 तो दोनों में ही होगा,
10 पर 9 तो दोनों में ही होना चाहिए। तो अब आपके पास इसमें तो ये वाली वैल्यू क्या है, 10 पर 0 से 10 पर 1 से बहुत क्लोज है। 10 पर 1 क्या होता है, 10 पर 1 से 10 से ज़्यादा छोटा होगा, दोनों ही 10 से थोड़े से छोटे होंगे। तो आपके पास ये मतलब 10 के बहुत, ये 10 के बहुत क्लोज होगा। 10 के ज़्यादा क्लोज कौन सा होगा, जितना बड़ा ये वाला वैल्यू। दूसरा वैल्यू कितना है, 1 माइनस 798 इंटू 2। तो ये तो इसमें ये फिर भी बड़ा है, ये और छोटा है। तो ये वाली वैल्यू 10 के ज़्यादा क्लोज होगी, ये 10 से, क्योंकि ये वाली वैल्यू क्या है, छोटी है। तो 1, दिस वैल्यू इज मोर क्लोज टू 1 कंपेयर टू दिस वैल्यू इज मोर क्लोज टू 10। तो 10 पर 9 दोनों पावर चाहिए, और 10 से जो ज़्यादा क्लोज होगा वैल्यू वो होगी 798 पे। तो देखो यहाँ पे क्या हम इसी से आइडिया को लगा सकते हैं। पहला आंसर बी हट गया, बी इज नॉट द कंसीडरेशन, ए नॉट द कंसीडरेशन। क्योंकि ए में क्या बोल दिया, 10 पर 10 बोल दिया। तो अगर 10 पर 10 हो गया कोई, तो ये वाली वैल्यू आपकी 0 से लेकर 1 से लेके 10 के बीच में नहीं हो सकती। क्योंकि 10 पर 0 क्या होता है, 1। तो अगर आपका कुछ 10 पे पावर पॉजिटिव पावर लिया है, 10 पर x का कर x 0 पे होता है 1, फिर x 1 पे होता है 10, ऐसा ग्राफ होता है। तो आप बात कर रहे हो जो आपने से 0 से बड़ा कर दिया, जब मैंने 1 इधर ले लिया तो 0 से बड़ा हो गया, और 1 से छोटा है, यानी ये 10 पर की पावर क्या होगी, 1 से लेके 10 के बीच में, 1 से लेके 10 के बीच में। तो ए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए में मैंने पावर ही 10 पर 10 ले लिया है। तो आपको दोनों 10 पर 9 वाले कौन से हैं, सी और डी। अब सी और डी में ज़्यादा क्लोज टू 10 कौन सा होगा। अब देखो यहाँ पे सी और डी में तो दोनों वैल्यू एग्जैक्टली एक जैसी दे दी, 7.96 7.96, ये तो नहीं होगा। तो अब एक ही पॉसिबिलिटी रहेगी, देखा जाए K1 एंड K2 जहाँ सा अलग हो, बहुत क्लोज पर थोड़े से। आंसर इज डॉक्टर लिखना आता है? किसी दिन देखना सिखाएंगे उससे, एग्जाम में यूज आएगा, यूज करना आएगा। तो देखो ब्लॉक टेबल, अरे तो पीएच वाले इतना टेबल का यूज नहीं आएगा। वैसे अगर जैसे मुझे कोई वैल्यू y इक्वल टू 10 पर, या सपोज ये 10 पर x, मुझे ये सॉल्व करना है ना, मुझे ये वैल्यू निकालनी है वो लोग, तो log y लो, तो ये क्या हो गया x। तो y के लिए आपको इसका एंटी लॉग देखना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ ऐसी बन गई तो आपको एंटी लॉग देखना पड़ेगा। एंटी लॉग देखते समय क्या करते हैं, पहली बात कि अगर कोई वैल्यू ऐसी दी हुई, जैसे मान लो x की वैल्यू 11.5678 है, तो मैं 0.56 का एंटी लॉग टेबल में 7 देखूंगा। एंटी लॉग में देखना 0.56 का 0.56 का 7, और 8 में जो मीन है उसे ऐड करोगे, क्या है 0.56 का 7, 3690, और 8 क्या है, तो 7 8 का तो
ये हो गया 97। एक के बाद डेसिमल लगाओ, एक के बाद डेसिमल लगाओ, जो भी नंबर आया इंटू 10 टू द पावर 11। जो आपके पास ये नंबर दिया हुआ है, अगर मेरे पास कोई ऐसी वैल्यू दी हुई है, मान लो मुझे दिया हुआ है 2.3050, कभी दिया हुआ है -2.9605, ऐसा दो, इसका क्या करेंगे 0.30 का 5 देखेंगे और 0 देखेंगे, 0 पे तो 0 ही होगा। तो ये जो वैल्यू आएगी 0.30 पे, जो वैल्यू आएगी x1 कुछ ऐसा 4 में दिया हुआ, 4 टर्म्स में दिया हुआ, 5 देखा और 0 तो अगर है तो वो तो यही रह जाएगा, 1 2 होगा तो वो ऐड हो जाएगा। तो ये लिखने के बाद एक के बाद डेसिमल लगाओ इंटू 10 पर, ये जो भी है। अब लेकिन अगर ऐसा है तो क्या करोगे, एक्चुअली ये टर्म जो और अगर नेगेटिव है पूरी, तो जिसका आप एंटीलॉग देख रहे हो वो टर्म नेगेटिव नहीं हो सकती डेसिमल के बाद। तो इसमें +1 और -1 कभी ना कभी सीखा तो है, भूल गए ना, +1 और -1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और -1 मिलके -3, इसे 3 बार करो, 0.1 10 में से 5 5, 10 में से 1 गया 9, 7 गया 3, 0.0395। अब 0.03 का 9 और 5 देखो एंटीलॉग, जो वैल्यू आई x1 x2 x3 x4, एक के बाद डेसिमल लगाओ इंटू 10 टू द पावर -3। अगर ये 3 बार है तो -3। यूज क्या है इस, आप बोलते भाई कि लॉग से आसान क्यों आता है। मान लो मेरे पास x इंटू वाई जेड इंटू डब्ल्यू ऐसा कुछ करके है, ये t है, तो जब मैं log t लेता हूँ तो log x प्लस log y माइनस log z log w किया, तो सबके log अभी log देखने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे 23.50 है तो उसका log देखना पड़ेगा, उसे उस फॉर्मेट में लिखना पड़ता है। एक के बाद डेसिमल, जैसे 230 है उसका log क्या होगा, देखो 2.30 इंटू 10 पर 2 होगा, तो 2 पॉइंट, अगर log 23 का वैल्यू क्या होगी बेस 10 में, कैसे देखोगे, इसे लिख सकते हो 2.3 इंटू 10 पर 1, तो जाएगा 1 पॉइंट। अब लॉग टेबल में 23 का 0 देखो लॉग टेबल में, अब लॉग देख रहे हैं एंटी लॉग में, ट्वेंटी थ्री देखो 0 तो दिया, 0 तो वही रह जाएगा जो आएगा 23 का, तो आगे ना 0 इसलिए अगर मान लो 2.340 होता 45, तब मैं क्या करता 2.345 इंटू 10 पर 3, तो इसका नंबर क्या होता 3.23 का 4 और 5 का मीन डिफरेंस ऐड कर दो। वो जो मीन डिफरेंस की टेबल दिया ना इधर किनारे दिया है ना, वो 1 से लेके 9, तो ये आ जाता। फिर ये निकालते, ये निकालते, तो ये सब ऐड या डिफरेंस होते। क्या चीज क्या चीज, हाँ तो 23 का 0 पे देखा, तो 0 पे अगर आगे 0 पे देखने नहीं 1 4 होता कुछ होता तो देखते। जैसे यहाँ पे क्या होगा, ये आप पे 2 3 4 5 होता अगर, तब क्या करते 2 पॉइंट, तो 3.23 का 4 and 5, 4 में वैल्यू देखते, 5 का मीन डिफरेंस ऐड करते, तो जो वैल्यू आता वो लिख देते। अरे आप ऐसे सोचो ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आप इसका ये x इक्वल टू ऐसा है, मान लो आपके पास 2 3 4 5, तो इसे आपने लिखा 2.23
है, ऐसा लिखा। लॉग लोगे तो क्या होगा, लॉग 10 पर 3 का 3 प्लस, तो 3 प्लस 23 का 4 और 5, वो वैल्यू जो भी आएगी 1 से छोटी आएगी, तो 2 पॉइंट उतनी, 3 पॉइंट उतनी वैल्यू होगी। यही वैल्यू अगर ऐसी होती तो क्या करते, तो इसको क्या लिखते हैं, 2.435 इंटू 10 पर 2, तो ये होता है 2 पॉइंट, फिर वो वैल्यू 23 का 4 और 5, वो तो वही आएगा, तो उसके आगे डेसिमल। हाँ, एक के बाद ये जो पावर में आया, और फिर डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू आएगी, जैसे मेरे पास अगर 2, 3, 4, 5 हो, 22, 34.5 हो, 23.45 हो, और 2.345 हो, 0.2345 हो, 0.02345 हो, इसका लॉग आएगा 3.23 का 45 जो आया, x1, x2, x3, x4 सब में यही आएगा। इधर हो जाएगा 2 पॉइंट वो वैल्यू, इधर हो जाएगा 1 पॉइंट वो वाला वैल्यू, इधर हो जाएगा 0 पॉइंट वो वाला वैल्यू, यहाँ हो जाएगा 1 बार, क्योंकि ये हो जाएगा -1, 10 पर -1, 1 बार पॉइंट वो वैल्यू, और ये हो जाएगा 2 बार पॉइंट। एंटीलॉग जब देखो तो क्या हो जाएगा, ये जैसे ये आया, अब इसका एंटीलॉग भाई वापस ही आना चाहिए ना एंटीलॉग जगह पे, तो जब x1, x2, x3 का, x1, x2 का, x3 और x4 में एंटीलॉग देखोगे तो ये वाली वैल्यू आएगी, तो एक के बाद डेसिमल इनटू मैंने क्या होता है 10 पर 3, फिर तो वही हो गया जो निकाल, जो एंटीलॉग तो ये आना ही चाहिए, जिसका लॉग लिया उसी का तो एंटीलॉग लेने पे वापस वही वैल्यू आनी चाहिए, समझे। अब मैंने शुरुआत तुमसे की थी कि हमें अगर ऐसे वैल्यू दी हुई हो तो एंटीलॉग कैसे लेते थे, इन दो का इधर और इधर मीन डिफरेंस जो वैल्यू आएगी। एक बार 23 का 4, अच्छा ये देखो एक बार करके देखो, 3.23 का 4 और 5 लॉग देखो क्या है, कितना है 2674 और 3674 और 9, तो कितना हो जाएगा 3683 है ना, 3683, ठीक है। अब मुझे मानो इसका एंटीलॉग चाहिए, एंटीलॉग से वापस ये मिलना चाहिए, तो क्या होगा 36 का एंटीलॉग टेबल में देखो, 36 का 83, टू 333, तो 2333 और कितना 2, तो हो गया 2335। एक के बाद डेसिमल, कोई वैल्यू तो नहीं होता है पहले, क्या होता है, क्या है 23 का 4 और 5 क्या है, तुम लोग 3692 प्लस कितना है 20 टेबल को दिखने को 23 का 99 है, 3699 प्लस 9, तो 36, ये कितना हो जाएगा 3701, इसमें गड़बड़ ये होगा है ना। अब 0.37 का 01 देखो एंटीलॉग, क्या 2 3 4 5 है ना, तो 2 3 4 5 एक के बाद इसमें इंटू
आगे नहीं तो नंबर है, यही नंबर तो चाहिए था वापस, समझे ये चीज़। कोई नहीं, आ जाएगा, जैसा एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो आ जाएगा। डॉक्टर लिखना तो आना ही चाहिए कम से कम। तुम आगे तुम अकेले ही नहीं, IIT के अंदर भी ऐसे बच्चे पहुंच जाते हैं। प्रोफेसर बोला कि डॉक्टर देखो, बोले सब एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव है, आता नहीं है देखना, तो बोला बाहर चले जाता हूँ। आप ये जवाब था दे सकते हो कि एग्जाम ऑब्जेक्टिव हमको लॉन्ग टर्म दिखना नहीं आता ना, इतना तो एक्सपेक्टेड है ही कि कोई IIT में जाएगा तो लॉन्ग टर्म देखना है। ऐसे बहुत से महानुभाव हैं आज की तारीख में, बहुत भर भर के 24,000 25,000 वाला भी रैंक वाला भी IIT में जाता है अच्छा, तो ये हो जाएगा ठीक है। इसका आंसर होना चाहिए डी। बाकी पूरा सॉल्व करो। अच्छा अब ये करो क्वेश्चन पेज 24 पे एट 9 10 Each of the mixtures listed below was placed in a closed container and allowed to stand. Which of the following mixture is not capable of attaining equilibrium? Equilibrium है CaCO3 solid से CO solid plus CO2 gaseous। अगर मैंने केवल CaCO3 लिया तो इसका इस समय QP क्या होगा? 0। CO2 का प्रेशर नहीं है। इसका Kp का एक्सप्रेशन क्या है? PCO2 एट इक्विलिब्रियम और QP PCO2। तो अगर मैंने केवल CaCO3 लिया तो इसका QP अभी 0 होगा, तो रिएक्शन शुड गो फॉरवर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम। हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट तो है और कुछ मेंशन नहीं किया तो सफिशिएंट क्वांटिटी है, यानी इक्विलिब्रियम सेटअप। ये आगे डिकम्पोज होगा और तब तक डिकम्पोज होता रहेगा जब तक इतना CO2 ना बन जाए जिसका प्रेशर Kp के
तो ये पहुंच जाएगा। बी क्या बोल रहा है, CO है आपके पास और CO2 का प्रेशर है जो कि Kp से बड़ा है, यानी QP क्या हो जाएगा, QP इक्वल टू PCO2 विच इज ग्रेटर देन Kp, यानी बैकवर्ड जाना चाहिए। तो बैकवर्ड जाने के लिए CO2 को रिएक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, CO जो कि है हो जाएगा सम CaCO3 एंड प्रेशर ऑफ CO2 ग्रेटर देन Kp। एक तो कैल्शियम कार्बोनेट है कंटेनर में और CO2 भी है जिसका प्रेशर Kp से ज़्यादा है, तो QP इक्वल टू PCO2 विच इज ग्रेटर देन Kp। पीछे जाना चाहिए, पर पीछे जाएगा कैसे, CO नहीं है, जाना पीछे चाहिए, CO है नहीं रिएक्ट करने के लिए, और आगे तो जाएगा ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी QP ग्रेटर देन Kp, तो ये कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं पहुंच पाएगा। और Ca और CO3 और CO है तो ठीक है, इनिशियली दोनों सॉलिड सब्सटेंस हैं, पर QP 0 है, आगे जाना चाहिए, CaCO3 हमारे पास है तो आगे चला जाए। आंसर विल बी सी। जो केस सी है उसमें कभी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो पाएगा। बात समझ आई? अगला 9 Consider the following equilibrium in a container. N2O4 gaseous से 2NO2 gaseous. टेम्परेचर फिक्स रखना। टेम्परेचर फिक्स रखने में क्या चीज़ फिक्स रहती है, Kp Kc। द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन कंटेनर इज हाफ। वॉल्यूम को हाफ किया तो प्रेशर बढ़ गया होगा, तो प्रेशर बढ़ने से रिएक्शन कहाँ फेवर करता है, लेसर नंबर ऑफ गैसेस मोल, जो कि इस केस में बैकवर्ड होगा। तो बैक यानी Kp तो नहीं बदलेगा, Kc नहीं बदलेगा, पर रिएक्शन अगर बैकवर्ड फेवर हो रहा है मतलब जितना पहले गया तब कम हो गया, अल्फा तो बदलेगा। अल्फा तो एक अमाउंट है, कितना डिकम्पोज हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। तो जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो पहले जो अल्फा था उससे अल्फा कम हो जाएगा, अल्फा विल चेंज, Kp विल नॉट चेंज। हाँ, रिएक्शन अगर फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं जाती होने के बावजूद भी, तब बोलते अल्फा भी सेम रहेगा। 10th देखो क्या होगा,
व्हाट इज द मिनिमम, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, व्हाट इज द मिनिमम मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बिलो विच इट डिकम्पोज कंप्लीटली रिक्वायर्ड टू स्टैब्लिश इक्विलिब्रियम इन अ 6.5 लीटर कंटेनर फॉर द रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया हुआ है, इसका Kc क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम। तो अगर मैं इसका A मोल लेता हूँ, ये डिकम्पोज होता है A माइनस एक्स मोल बनता है, x मोल बनता है। वॉल्यूम कितना दिया है 6.5 लीटर। तो अगर इसे इक्विलिब्रियम पे पहुंचना है, यानी Kc की वैल्यू दी हुई है कितनी 0.05, शुड बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो x की वैल्यू क्या हो गई 0.325, ये मोल हो गए, यानी x इतना होना चाहिए। अच्छा, ये जो A माइनस एक्स है नेगेटिव तो नहीं हो सकता, एट द मिनिमम भी हो जाए तो क्या होगा 0 होगा। A माइनस एक्स हैज टू बी, A हैज टू बी ग्रेटर इक्वल टू A ग्रेटर इक्वल टू A मिनिमम कितना हो गया जो पूछा है, इतने मोल। मास कितना हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास होता है 132.5 ग्राम। ये मोल्स है, मिनिमम मोल्स, मास इनटू मोलर मास। यू मस्ट टेक मिनिमम 32.5 ग्राम। अगर उससे कम लोगे तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे पहुंच ही नहीं पाएगा, पहुंचने से पहले क्या कैल्शियम कार्बोनेट खत्म हो जाएगा। उससे ज़्यादा लोगे तो इसके बाद जो भी होगा ऐसे ही बचा रह जाएगा। ठीक है, नाइन्थ 10th हो गया, 14th। कौन सा क्वेश्चन करा भाई 14? वो तो ग्राफ वाला तो कर चुके हैं, जो क्वेश्चन ऐसा किया था ना, वो तो कर लोगे, वो कैसा करा दिया मैंने, फिर देख लें, नहीं वो बताऊँगा। 14th equilibrium constant is not affected by catalyst, it will remain same, है ना। 0.26 होगा आंसर। फिर ये करो, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, टेस्ट 20। Pure ammonia is placed at temperature where dissolution constant is appreciable
एट इक्विलिब्रियम Kp does not change significantly with pressure. सही बात, चेंज ही नहीं हुआ इनफैक्ट. अल्फा डज नॉट चेंज विद प्रेशर, गलत है, क्योंकि प्रेशर अमोनिया जो है उसका क्या होता है, 2 अमोनिया गिव्स N2 प्लस 3H2 डिकम्पोजिशन, यानी फॉरवर्ड साइड में ज़्यादा गैस मोल्स हैं. तो अगर मैं प्रेशर को चेंज करूँगा, अगर बढ़ाऊँगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, लेसर गैस मोल. कम करूँगा तो फॉरवर्ड जाएगी, ग्रेटर गैस मोल. तो ये चेंज होगा. ये केवल एक ही सूरत में चेंज नहीं होता, जब डेल्टा एन गैसेस 0 होता, ऐसा है नहीं. कंसंट्रेशन अमोनिया डज नॉट चेंज विद प्रेशर, ये बात तो गलत. कंसंट्रेशन अमोनिया चेंज विद प्रेशर, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, बढ़ेगा, लेसर गैस मोल. कम करेंगे तो ग्रेटर फॉरवर्ड जाएगा, तो कम होगा, तो चेंज होता है. कंसंट्रेशन H2 इज लेस देन दैट ऑफ N2. तो यूजुअली तो केसों में क्या होगा, अगर अमोनिया 2 अमोनिया से 1 हाइड्रोजन बनता है और 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन बन रहा है, तो हाइड्रोजन का तो ज़्यादा है ना जो, तो आंसर इसमें केवल ए हो. थर्ड बताओ. हाँ ये होगा, सेकंड का आंसर है. थर्ड में टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, आपने टेम्परेचर 500 से 700 किया, के की वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई. 10⁻⁻10 छोटा है 10⁻5 से, यानी के बढ़ रहा है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक. भाई टेम्परेचर बढ़ने के संग के बढ़ रहा है, मतलब रिएक्शन शुड फेवर फॉरवर्ड. के बढ़ने का मतलब फॉरवर्ड फेवर, तो फॉरवर्ड फेवर, तो फॉरवर्ड हैज टू बी एंडोथर्मिक. और वैसे भी लॉजिकल बात है, ब्रोमीन को अगर ये क्या हो गया, एक तरह से बॉन्ड डिस्ट्रॉय एनर्जी हो गया, तो ब्रोमीन को 2Br तोड़ोगे तो एनर्जी देनी ही पड़ेगी. तो फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. आप फास्ट स्लो के बारे में कुछ नहीं बता सकते, ओनली यू कैन टेल अबाउट द एंथैल्पी. ठीक है ना, तो आंसर होगा ए. यू कैन नॉट टेल एनीथिंग अबाउट कि टेम्परेचर बढ़ाने से, जैसे टेम्परेचर बढ़ाने से के की वैल्यू, देखो केसी क्या होता है, केसी होता है KF बाई KB. अगर टेम्परेचर बढ़ाने के संग केसी की वैल्यू बढ़ी तो वो केवल ये सजेस्ट करता है कि KF ज़्यादा बढ़ा होगा, KB कम बढ़ा होगा. कैटलिस्ट के संग क्या होता है, KF KB दोनों बढ़ते हैं, पर दोनों सेम अमाउंट से रेशियो से बढ़ते हैं. इस केस में KC की वैल्यू बढ़ी हुई, यानी ये KC डैश बढ़ना चाहिए, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़नी चाहिए, इसकी कम बढ़नी चाहिए, बढ़ेगी दोनों ही. टेम्परेचर बढ़ने से K बढ़ता ही है, तो यहाँ पे KF ज़्यादा बढ़ेगा, KB कम बढ़ेगा. पर ज़्यादा बढ़ेगा मतलब फास्ट और स्लो तो इस बात पे डिपेंड करता है, KF की वैल्यू बहुत हाई है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट है. KB बहुत हाई है, बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट है. पर एक रेशियो को बड़ा होने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बड़े होना जो ही नहीं है ना. मान लो कि KF की वैल्यू 10⁻100 है और KB की वैल्यू 10⁻200 है, दोनों ही बहुत छोटे हैं, यानी दोनों ही रिएक्शंस बहुत स्लो जा रही है. पर इसका KC तो क्या है, बहुत हाई है. अगर एक रिएक्शन का KF इतना है, KB इतना है, मतलब वो प्रैक्टिकली दोनों रिएक्शन इतनी स्लो जा रही हैं जैसे डायमंड ओर में होता है. मतलब ये कैसा केस हुआ कि रिएक्शन इसका KC कितना हो गया, यानी ये रिएक्शन वैसे तो क्या है, सजेस्ट करिए कि इट शुड गो टू द फॉरवर्ड, फुल्ली फॉरवर्ड एक्सटेंट, पर इनके KF KB इतने छोटे हैं कि रिएक्शन काइनेटिकली हो ही नहीं पाएगी. जो डायमंड के केस में हम पढ़ भी रहे हैं कि भाई थर्मोडायनेमिकली तो फेवरेबल हो रहा है, पर रिएक्शन जा नहीं पा रही. तो इसलिए हाई KC की वैल्यू बहुत हाई इस बात का इंडिकेटिव नहीं है
कि वो रिएक्शन फास्ट है या स्लो है। इवन अ रिएक्शन विच इज वेरी 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 स्लो कैन हैव Kc वेरी हाई, and a reaction which is very very fast can have a Kc मान लो ये है, ये 200 है या ये 100 है और ये 200 है, तो ये दोनों ही बहुत बड़े वैल्यू है, यानी रिएक्शन बहुत फास्ट है। और Kc कितना है, 10⁻⁻100। Kc बहुत कम है, रिएक्शन आगे जा ही नहीं रहा, तो मेनली बैकवर्ड एक्सटेंड है, पर दोनों स्टेप बहुत फास्ट है। तो Kc का डायरेक्ट रिलेशनशिप रेट से है नहीं। हाई Kc डज नॉट इंडिकेट कि वो रिएक्शन फास्ट है या स्लो है, या बहुत हाई Kc तो फास्ट नहीं है। वो क्या बता रहा है कि प्रोडक्ट की बनने की टेंडेंसी ज़्यादा है देन रिएक्टेंट एक्सटेंट ज़्यादा है, पर रिएक्शन हो सकता है स्टिल बहुत स्लो हो ही ना पाए। और Kc बहुत कम ये बताता है कि प्रोडक्ट का एक्सटेंट बहुत कम है, रिएक्टेंट का एक्सटेंट ज़्यादा है। जो रेट है वो पता चलता है Kf और Kb के सेपरेट वैल्यू से। Kf Kb अगर दोनों बहुत बड़ा हो तो दोनों रिएक्शन बहुत फास्ट है, बट स्टिल द रेशियो कैन बी वेरी स्मॉल, है ना, एंड कैन बी वेरी हाई एज वेल, ऐसा भी हो सकता है। तो एक Kc की हाई या लो वैल्यू रेट से लेना देना डायरेक्टली नहीं है उसका। बात समझे? फोर्थ, क्या बोल रहा है भाई? फोर्थ में हम क्या देखेंगे, सभी ऑक्साइड दिए हुए, ठीक है, तो जो जिस K का K जितना बड़ा होगा उतना उसका फॉरवर्ड एक्सटेंट ज़्यादा है, तो वो अनस्टेबल है। तो जिसका K सबसे कम है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो इसमें एक बात और है, यहाँ पे सबके आगे 2 मोल लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपने सीधा K चेक कर लिया, काम चल गया। पर मान लो आप ऑक्साइड डिस्कस कर बैलेंसिंग में किसी के आगे 3 है, किसी के आगे 2 है, तो सबको पर मोल करना पड़ेगा। सबको पर मोल करोगे तो क्या करना पड़ेगा, जिस चीज से डिवाइड करोगे उतना K की वैल्यू पावर में बच जाएगी। मान लो किसी के आगे 2A है, किसी दूसरे के 3A डैश है, तो आप 2A वाले को 2 से डिवाइड करोगे तो उसका K क्या हो जाएगा, रूट K। दूसरा वाला क्यूब रूट ऑफ K अगर 3 है, तो फिर आपको जो वैल्यूज नहीं आ जाएंगी उनको चेक करना पड़ेगा। इस केस में ये दिक्कत इसलिए नहीं हुई क्योंकि सबके आगे क्या है, 2 है, तो अगर सबके आगे सबको 2 से डिवाइड भी किया तो जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा और जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा। और अगर मान लो कि किसी के आगे 3 है, किसी के आगे 2 है, तो सबको पर मोल लाना पड़ेगा। तो फिर आप जो नए के आएंगे उनको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे सीधा चल गया, लेकिन मैं बता दिया मुझे, ठीक है। आपको सब जितने भी ऑक्साइड कंपेयर कर रहे हो उसको पर मोल ले, कि पर मोल डिकम्पोजिशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, जिसका सबसे कम वो सबसे स्टेबल, सबसे ज़्यादा। यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। फिफ्थ, प्रेशर सॉलिड से लिक्विड कैसा सिस्टम है, गैस कहीं भी नहीं है, लेकिन प्रेशर इंक्रीज अप्लाई करने पे, प्रेशर इंक्रीज करने पर रिएक्शन फेवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ लेसर वॉल्यूम या ग्रेटर डेंसिटी। तो यहाँ सॉलिड और लिक्विड है, ये आइस, वाटर आइस नहीं, आइस और वाटर नहीं बोल रहे। तो इस केस में दोनों ही पॉसिबल है, क्योंकि इन केस ऑफ आइस एंड वाटर की डेंसिटी हाई होती है देन आइस, लेकिन जब मैं सॉलिड और लिक्विड बोल रहा हूँ तो उसमें आइस वाटर सिस्टम भी है, सल्फर सॉलिड से सल्फर लिक्विड सिस्टम भी है। तो देयर आर सर्टेन सॉलिड्स जिनकी डेंसिटी सॉलिड स्टेट में ज़्यादा होती है, लिक्विड स्टेट में कम होती है। तो जैसे आइस वाटर सिस्टम में क्या है, जैसे मान लो ए सॉलिड से ए लिक्विड, जिस केस में
डेंसिटी ऑफ लिक्विड स्टेट ग्रेटर है डेंसिटी ऑफ सॉलिड, तो प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन ग्रेटर डेंसिटी हो जाएगा। पर जिस केस में डेंसिटी ऑफ लिक्विड लेस है डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डायमंड का यही केस होता है। डायमंड ग्रेफाइट दोनों सॉलिड होते हैं, ग्रेफाइट और डायमंड में, पर डायमंड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ग्रेफाइट की कम होती है। या सल्फर के केस में सल्फर सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, सल्फर लिक्विड की कम होती है। तो तब प्रेशर इंक्रीज करने पे क्या हो जाएगा, जिस केस में डेंसिटी ऑफ सॉलिड ज़्यादा है तो रिएक्शन फेवर्स। अगर प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन फॉरवर्ड फेवर कर रही है, दिस प्रोसेस इज रिप्रेजेंटिंग मेल्टिंग। तो मेल्टिंग इज फेवर्ड। मेल्टिंग इज फेवर्ड मतलब लो टेम्परेचर पे भी मेल्टिंग हो जाएगी, मेल्टिंग आसान हो गई। और इस केस में मेल्टिंग डिफिकल्ट हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, में इंक्रीज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड कब कम हो जाएगा, जब फॉरवर्ड फेवर हो। मैं बोला कि इससे मेल्टिंग फेवर हो रही है, तो मेल्टिंग फेवर होने का मतलब क्या है, पहले अगर 0 डिग्री पे मेल्ट हो रहा था तो अब नेगेटिव पे भी मेल्ट हो जाएगा। मेल्टिंग फेवर होने का मतलब क्या है, हाई टेम्परेचर में तो वैसे ही मेल्ट हो जाता। मेल्टिंग फेवर होने का मतलब है कि जिस पे मेल्ट कर रहे थे उससे और कम पे भी मेल्ट हो जाए। और नुकसान होने का मतलब मेल्टिंग में क्या है कि जिस पे मेल्ट हो रहा था उस पर ना होकर उससे हायर टेम्परेचर पे मेल्ट हो। तो मेल्टिंग फेवर मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट था उससे कम पे मेल्ट हो जाएगा। मेल्टिंग डिसफेवर मतलब ज़्यादा टेम्परेचर मेल्ट होना पड़ेगा। तो इस केस में दोनों ही पॉसिबल है। हाँ, अगर ये वाटर आइस सिस्टम होता तब वाटर आइस सिस्टम, आइस वाटर सिस्टम में ये मेल्टिंग रिप्रेजेंट करता है और वाटर इज हायर डेंसिटी देन आइस। ये तो स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया। तो इसमें प्रेशर इंक्रीज करने पे मेल्टिंग फेवर्स, यानी प्रेशर बढ़ाओ तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, 0 से भी कम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा, आसान हो जाएगा मेल्ट। लेकिन इस वाले केस में क्योंकि सॉलिड लिक्विड बोला है तो जनरल बात हो गई, दोनों ही केस अब मिलते हैं, दोनों ही सिचुएशंस मिलते हैं। मतलब इनफैक्ट दिस इज अ मोर कॉमन सिचुएशन। सॉलिड की आप डेंसिटी नॉर्मली क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या था, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स क्या है, मोर क्लोजली पैक्ड है, तो यू एक्सपेक्ट डेंसिटी सॉलिड की हायर देन लिक्विड। जो आइस और वाटर का केस है वो एक्चुअली एक एक्सेप्शन केस है, दिस इज अ नॉर्मल केस। उसका कारण होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसमें एक केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, पिंजरे जैसा, तो उसमें काफ़ी खाली स्पेस आ जाती है। तो उस कारण से क्या होता है कि काफ़ी बड़े वॉल्यूम में मास कम आ पाता है आइस में। वाटर बनने पे वो केज लाइक स्ट्रक्चर टूट जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब भी रहती है, लेकिन सॉलिड स्टेट में जब आइस होता है तो वाटर की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो इस तरह एक केज पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, उसमें काफ़ी खाली स्पेस होती है, उस कारण से डेंसिटी कम हो जाती है सॉलिड की, आइस की, वाटर से। ठीक है ना। अगला लिक्विड वेपर, ये वेपोराइजेशन बता रहा है ना, ये वेपोराइजेशन बता रहे हैं। तो ये क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, प्रेशर इज अप्लाइड, प्रेशर इंक्रीज करने पे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन फेवर्स बैकवर्ड, क्योंकि लेसर गैसेस मोल की तरफ जो कि बैकवर्ड है, कंडेंसेशन फेवर। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रेशर इज अप्लाइड टू द फॉलोइंग लिक्विड वेपर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड विल, यानी बॉइलिंग क्या हो गई, डिफिकल्ट हो गई, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग क्या हो गई, डिफिकल्ट हो गई, वो तो कंडेंसेशन फेवर करने लगा, बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। वैसे भी बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, कोई लिक्विड 80 डिग्री पे बॉईल होता है, कोई 100 पे होता है। तो ऐसी क्या कंडीशन है जो कि हम ढूंढ रहे हैं बॉईल होने के लिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इक्वल टू आउटसाइड प्रेशर। जैसे एक जब लिक्विड, कोई सब्सटेंस लिक्विड से वेपर बनता है
तो उसका अपना एक वेपर प्रेशर है प्योर, और एक बाहर का प्रेशर है। तो जिस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर के इक्वल हो जाए, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर है, लिक्विड वाटर का बाहर जब प्रेशर 760 mm है 1 एटमॉस्फेयर, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर वेपर्स का प्रेशर 760 बनता है, तो 100 डिग्री पे बॉइल होता है। आपने सुना होगा कि माउंटेन्स पे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाते हैं, 85 डिग्री पे ही पानी बॉइल हो जाता है, तो ये माउंटेन्स पे बाहर का प्रेशर कम होता है, लेट्स से 600 mm। तो अब पानी को आपने हीट करना शुरू किया, तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है उसका वेपर प्रेशर बढ़ता है, और अब क्या होगा, एट 85 डिग्री 600 mm पहुँच गया, 85 पे ही बॉइल हो गया। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि क्या अगर एक रूम में बकेट में पानी रखा हुआ है, बॉइल नहीं हो रहा, नॉर्मली हम देखते हैं, क्या उसे बिना बर्नर पे रखे बॉइल कर सकते हैं? कैन यू बॉइल वाटर इन अ बकेट kept in a room without putting at burner? कर सकते हैं, मुश्किल काम है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है कि जब उसका वेपर प्रेशर आउटसाइड प्रेशर के इक्वल हो जाए। मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पे आपने जो देख रहे हो, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे बाहर का प्रेशर तो 760 mm है, लेकिन रूम जो वाटर है 25 पे उसका प्रेशर लेट्स से 300 mm, तो इट्स नॉट बॉइलिंग। हम क्या करते हैं, आसान काम, बर्नर पे रख दिया, टेम्परेचर बढ़ा, उसका प्रेशर भी बढ़ा, जब 760 पहुंच गया 100 पे तो बॉयल हो गया। पर अब हमको बर्नर नहीं है, पर हमारे पास एयर को सक्शन करने के लिए बाकी सब इंस्ट्रूमेंट है, तो हम क्या करेंगे, रूम से एयर को निकालना शुरू करो, एयर निकलेगा तो प्रेशर कम होगा। जिस समय रूम का प्रेशर 300 mm हो जाएगा, जो कि वाटर का वेपर प्रेशर है, यू विल सी इट्स मोर डिफिकल्ट, नॉर्मली वी डोंट डू दिस, तो इसलिए लगता नहीं कि पर किया जा सकता। यू कैन बॉइल वाटर विदाउट पुटिंग इट ऑन बर्नर, बट दैट इज अ मोर डिफिकल्ट टास्क। यू हैव टू टेक द एयर आउटसाइड एयर आउट सो दैट द प्रेशर रिड्यूसेस। प्रेशर रिड्यूस होने से जिस समय वो प्रेशर वाटर के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया, उस समय वो वाटर बॉइल करना शुरू, समझे? प्रेशर कुकर का लॉजिक क्या होता है, वो भी यही है। प्रेशर कुकर में जब सब्जी बनाते हैं या नहीं बनाते तो हम जिसमें वेजिटेबल्स बॉईल हो रही होती हैं उसमें ढक देते हैं, उससे बोलते हैं कम से कम ढक तो दो। लॉजिक क्या होता है कि अगर आप इसे ओपन रखोगे तो जैसे ही पानी का टेम्परेचर 100 पहुँचेगा, बाहर के प्रेशर के इक्वल पहुँच गया, इट विल वेपोराइज, चला जाएगा। यानी पानी का टेम्परेचर कभी जिसमें वेजिटेबल बॉईल हो रही है कभी 100 से ऊपर पहुँचेगा ही, तो उससे पहले वो वेपर बन के चला जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट पहुँच गया। ढकने से क्या होगा, हेलो आपने ढक दिया उसे कुकर में, जो मेन कुकर में तो जो ये होता है ऐसा चीज़, तो आपके पास क्या होगा, वेपर्स बन रही हैं, पर वेपर्स निकल नहीं रही है अभी, तो ये वेपर्स क्या करेंगे, ये इस सरफेस पे प्रेशर लगाएंगे, यानी अब आउटसाइड प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, अंदर वेपर्स बन गए तो प्रेशर लगा रही है। मान लो अंदर प्रेशर इस रीजन में प्रेशर हो गया लेट्स से 6 एटमॉस्फेयर सपोज, तो अब ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर हो गया जिस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर 6 एटमॉस्फेयर होगा। लेट्स से दैट टेम्परेचर इज 300 डिग्री सेल्सियस, तो यानी वेजिटेबल्स आर गेटिंग 300 डिग्री सेल्सियस वाटर फॉर कुकिंग rather than 100 डिग्री सेल्सियस। हाँ, लेकिन फिर ये वाला होता है सेफ्टी वॉल्व, वो इसलिए होता है, वो हैवी होता है जैसा, तो यहाँ जो इसका mg नीचे लग रहा है, इसके कारण जो प्रेशर है P इंटू एरिया फोर्स ऊपर लग रहा है, तो इस कुकर की अपनी कैपेसिटी है प्रेशर को झेलने की, फिर फोर्स लग रहा है ना उसके सरफेस पे, है तो किसी मटेरियल का ही बना, तो इससे पहले कि वो वेपर पूरे कुकर को बस्ट कर दे, तो एक लिमिट होती है कि भाई इससे ज़्यादा वो है वो नुकसानदेह हो सकता है। तो वो जो ये वाला सेफ्टी वॉल होता है उसका वेट इस तरह से मैनेज किया हुआ होता है कि जिस समय वो एक
सेफ्टी लिमिट है प्रेशर की, वो पहुंच जाती है, तो क्या होता है P/A से mg से बड़ा हो जाता है, ऊपर उठ जाता है और वो गैस बाहर निकल जाती है। इसीलिए हम पढ़ते पढ़ते ये कभी नहीं करते कि खाना बनते समय कुकर के ऊपर कोई सामान रख दें कि उसकी सीटी ना बजे, है ना। अगर वो सबसे इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है उसका कि टाइम पे वॉल्व का ऊपर उठना, नहीं तो क्या होगा, बर्स्ट होके गैस निकल जाएगी। तो वो उस तरह से मेंटेन किया हुआ होता है वेट और उस वॉल्व का कि सेफ्टी लिमिट में वो सही टाइम पे रेस कर जाए, जिससे वो बर्स्टिंग की कैपेसिटी पे ना पहुँचे। समझे? ठीक है। कुछ तो कुछ हो गया ना करने दो।